जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार का जो बजट पेश किया गया है, क्या इस बजट से जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को फ़ायदा मिलेगा? डेली वेजर्स, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, उसके साथ साथ अधिक और भी मुलाजमीन हैं, क्या उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा हुआ या फिर कई सारे और अहम तरीन सवालात हैं इस साल के बजट को लेकर, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जावेद इकबाल चौधरी साहब हैं, जो MLA बुद्धल हैं, और इनसे कई सारे अहम तरीन सवालात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, इस बार का जो बजट पेश हुआ उससे निराशा जो है वो डेली वेजर्स में भी है, कैजुअल लेबर्स में भी है, नेट बेस वर्कर्स में भी है। और जैसे कि आपको मालूम है कि 10 kg पर पर्सन AAY, तो वोट जो है वो BPL से भी लिया है, सिर्फ AAY से नहीं लिया है। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हमें पिछले 10 साल में यहाँ पे एक मैस क्रिएट किया गया था जी सर, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उसको चलते हुए 101.25 लाख करोड़ का जो डेप्ट है, जो कर्जा है, वो हुकूमत के ऊपर है। मतलब जम्मू कश्मीर की हुकूमत के ऊपर आज भी आपने डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें बड़ी तफसील से आया हुआ है कि 1.25 लाख करोड़ जो है हुकूमत के ऊपर कर्जा है। उसके बावजूद एक हमारी जो सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब की, उसने पूरी कोशिश की है कि सभी सेक्टर में पैसा दिया जाए, सभी मामलात का ध्यान रखा गया है। जैसे हेल्थ सेक्टर में आपने देखा होगा डायलिसिस यूनिट, कैथ लैब, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर और CHCs में देने का जो बजट में प्रोजेक्ट किया है। उसके साथ एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छी जो इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है, जो प्री प्राइमरी 1500 स्कूल जो है उनको खोलने की बात की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो दी गई है, वहाँ से भी जो जॉब क्रिएशन होगी। तो अभी तो आपको पता है कि कितना बड़ा एक क्राइसिस है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है। दिल्ली के पास भी कुछ देने के लिए नहीं है कि वो हमें देंगे और हम आगे पब्लिक को देंगे। सर, जब उमर साहब की स्पीच होती थी तो उन्होंने अपने पहली स्पीच में इलेक्शन के दौरान में ये कहा था कि हम पहली कैबिनेट में और पहले बजट में ही डेली वेजर्स को पक्का कर देंगे, या हम उनकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे और उन्हें हम इस परेशानी से निजात देंगे। पहली कैबिनेट भी हो गई, पहला बजट भी पेश हो गया, लेकिन इन मुलाजमीन के लिए कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल जनाब, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। हमारे पास 5 साल का मैंडेट है, 5 साल, अभी 4 बजट और भी आने हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सब सर, AAY वालों को तो दे दिया, क्या BPL वाले भूखे रहे? बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। पहले जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक थे उनको मिला है, फिर उसके बाद BPL को भी मिलेगा, और जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी और सारे वादे पूरे किए जाएंगे। सर, इम्पोर्टेंट तो ये भी है ना कि जिस तरीके से डेली वेजर है, SPO है, या दूसरे ये जो नीड बेस्ड वर्कर है, इनका नाम भी AAY में से काट दिया गया है और इनका नाम आज जो वो BPL में डाला हुआ है। हालांकि इनकी तनख्वाह जो है वो 2200 रुपये, तो 2200 रुपये में ये मुलाजम AAY कैटेगरी में भी नहीं और BPL में भी डाल दिया। दोनों साइड से इसके लिए मुश्किलात बन गई। क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि इसमें जो है वो कोई ट्रांसपेरेंसी लाई जाए? देखिए, जो ये ड्यूल पावर सिस्टम है, जिसके बारे में पहले भी बोलता रहा हूँ, इसमें कोई खातिर खा पावर जो हमारे पास नहीं है। हम असेंबली से कोई कानून पास करेंगे, कोई बिल पास करेंगे, वो LG साहब की मर्जी है कि वो उसको अपनी असेंट ग्रांट करें, अपनी परमिशन दें, उसको जो है ग्रीन फ्लैग दिखाएं, वो उनकी मर्जी है। फाइनेंस भी समझो कि वो भी उनके ही हाथ में है। सर, इसका मतलब आप लोग पावरलेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस ड्यूल पावर सिस्टम में मैं तो कहता हूँ कि ये जो UT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इलीगल है, अनइथिकल है, अनडेमोक्रेटिक है। ये नहीं होना चाहिए था। पावर का एक ही सेंटर होना चाहिए था, एक ये पावर सेंटर होना चाहिए था जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो, या CM साहब हों या LG साहब हों। तो इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, पहले भी बोलता रहा हूँ कि ये तो एक पब्लिक के साथ धोखा है। सर, अगर यही हालात रहे 4 साल तो फिर तो तरक्की नहीं हो पाएगी, और जब आप आवाम के बीच में दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमने कौन से आपके काम किए कि आप हमें वोट दो? फिर तो आपको मैंडेट मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जनाब, स्टेटहुड के बिना काम करना तो बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जब एक बात कह देता है तो वो तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म का कानून होता है। उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड बहाल होगी, उसी आस उम्मीद में हमने सरकार बनाई थी कि भी स्टेटहुड बहाल होगी, लोगों के काम करेंगे, अथॉरिटी सारी अपने हाथ में होगी। अभी हम 2-4 महीने और इंतज़ार करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम जो अगला स्टेप है वो भी लेंगे, जो पब्लिक की आवाज़ है उसको उठाएंगे, स्टेटहुड के लिए स्ट्राइव करेंगे, स्पेशल स्टेटस के लिए करेंगे। सर, PDP के लोग कहते हैं स्पेशल स्टेटस 370 नहीं है, इन्होंने मेंशन नहीं किया 370 एंड 35 है। स्पेशल स्टेटस ये जम्मू कश्मीर रियासत के लिए कह रहे हैं।
मैं समझा नहीं बात आपकी। सर पीडीपी के लोग कह रहे हैं कि जो स्पेशल स्टेटस है इसमें यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ 370 35, इन्होंने सिर्फ स्पेशल स्टेटस लिखा हुआ है। तो स्पेशल स्टेटस से क्या मुराद है? स्पेशल स्टेटस से ये है कि हमारी जॉब की प्रोटेक्शन, हमारी लैंड की प्रोटेक्शन, हमारे कल्चर की प्रोटेक्शन, वही स्पेशल स्टेटस है जी सर। उसका नाम कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। तो हम तो उसकी प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी मेरा आपसे रहेगा कि बडहाल के अंदर जो डेथ्स हुई हैं उस मामले की कोई अभी तक छानबीन हुई और उस मामले से कोई अभी तक रिप्लाई आया आपके पास? जो बडहाल का मामला है, आपको पता है कि मैंने पहले भी आवाज़ उठाई, आपके चैनल के थ्रू भी उठाई। हाँ सर। और मैंने ये अपील की थी सरकार के आगे कि इसमें सीबीआई प्रोब होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कठुआ में इंसिडेंट हुआ है और बडहाल का इंसिडेंट हुआ, ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये इंटरलिंक्ड केस भी हो सकते हैं। इसका टेरर एंगल भी स्टडी करना चाहिए। अभी तक उसमें कोई फाइंडिंग नहीं आई। मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि भी इसके ऊपर जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सर देवसर कुलगाम से 3 ट्राइबल लड़के लापता हैं। वाहिद एक ऐसे अकेले एमएलए आप ही हैं कि आप उनकी जस्टिस के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा सर आपसे कि आप उस मुद्दे पे बात करें एक बार असेंबली में। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि आप बात करें, क्योंकि वो 3 नौजवान कहाँ पे हैं कोई अता पता नहीं है सर उनका। देखिए बिल्कुल, हमारा तो जो मुसलमानों का खून है वो तो इतना सस्ता हो चुका है, उसकी तो चर्चा ही कोई नहीं होती है, ना कोई पूछता है और ना किसी को परवाह होती है। आज भी एमएलए देव सर ने और मियां मेर अली साहब ने इन द वेल ऑफ होस्ट जाके वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है कि हम होम डिपार्टमेंट को पूछ सकें या पुलिस को पूछ सकें। इतना ही है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, धरने पे बैठ सकते हैं और उस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ये तो मर्जी है कि सरकार सुने या ना सुने। सर अगर शराब पे पाबंदी आयद की गई तो आपका वोट किसकी तरफ रहेगा? क्या आप चाहते हैं शराब पे पाबंदी आयद हो? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अन इस्लामिक चीज़ है, हराम चीज़ है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मैं। इस बार के बजट के बाद आपको लगता है कि जैसे आपकी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और तकरीबन 95,000 लोगों पर मुश्तमिल है, अगर आपको वोटर है एक बिल्कुल, तो आपको लगता है कि सर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे बजट आने के बाद अगर आप जैसे एमएलए को उस बजट में से कुछ मिला तो आप डेवलप कर पाएंगे? देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो प्लानिंग प्रोसेस में जो एमएलएस को एक बड़ी वेटेज दी है, जो कैपेक्स का पैसा है वो एमएलएस को दिया है। पहले एमएलए के पास 3 करोड़ रुपया सिटी फंड होता था, इस बार 50-50 करोड़, 30-30 करोड़, 70-70 करोड़ रुपया एमएलएस को दिया गया है कि वही प्लानिंग करें और उससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारे जो काम उससे हो जाएंगे। और एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर आपसे कि क्या लगता है सर रियासत के दर्जे को लेकर किस तरीके का आपका रोल है और हुकूमत क्या लगता है कि कब तक रियासत का दर्जा दे सकती है? क्योंकि आपकी बात जो है वो हुकूमत के लोगों से भी होती है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं? देखिए, दिल्ली से तो हमारी हुकूमत को पूरी यकीन दहानी दिलाई गई है टाइम टू टाइम कि भाई जल्द से जल्द इस पे जो है वो एक्शन लिया जाएगा, स्टेटहुड बहाल होगी। इवन होम मिनिस्टर साहब ने तो ये भी कह दिया था कि भाई इस पे हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, उसी के इंतज़ार में है। और उम्मीद जहाँ मेरे पर्सनल लेवल की बात है, मेरी जो अपने दिल की बात है, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि स्टेटहुड बहाल होगी। सर आपने एक सवाल रेज़ किया था असेंबली में, मैं जानना चाहूँगा क्या सवाल था वो? जो आज तो मेरा इंडस्ट्रीज के मतलब इससे पहले सर जो आपने एक सवाल रेज़ किया, इससे पहले मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के जो हालात हैं उसके बारे में मैंने सवाल उठाया था कि जॉब वैकेंसीज कितनी हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं। तो उस पर मिनिस्टर साहिबा ने रिप्लाई दिया है 62% स्टाफ की शार्टेज है और उन्होंने कहा है कि पीएससी को जो पोस्ट रेफ़र की गई हैं और जल्द अज जल्द उसमें रिक्रूटमेंट होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एमएलए जावेद इकबाल चौधरी साहब थे, जिनका ये मानना है कि ड्यूल कंट्रोल की सिस्टम की वजह से हुकूमत के अंदर बैठे हुए जो अफसरान हैं उनकी तानाशाही है और जो एमएलएज़ हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर रियासत का दर्जा मिल जाए और जम्मू कश्मीर फुल फ्लैज स्टेटहुड बन जाए तो डंके की चोट पे घर घर के अंदर जो काम है वो बिना मुकाबला हो सकता है। आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर दें।